हेलो फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ केस स्टडीज डिस्कस करने वाले हैं। ये एबीएम का आपका मॉड्यूल सी का केस स्टडी है और इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसा आप जानते हैं कि एबीएम में जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स है मॉड्यूल सी और डी में से काफ़ी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और स्पेशली मॉड्यूल सी से काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो एबीएम के जो क्वेश्चन आंसर्स के जो हमारे मॉक टेस्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट है उसमें कई सारे मैंने मॉड्यूल सी और डी के लिए ऑलरेडी आप लोगों के लिए वीडियो अवेलेबल कराया है। आज हम कुछ और केस स्टडीज और कुछ और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो पहला इसमें आपका केस स्टडी है, एक तरह से आपका मॉड्यूल सी का केस स्टडी है ये एचआरएम के ऊपर। तो केस स्टडी है द टॉप मैनेजमेंट ऑफ एबीसी बैंक वाज इन अ ट्रिपल मूड आफ्टर इंगेज इन एक्स वाई जेड वन ऑफ द आईटी कंपनी। तो एक एबीसी बैंक है, उनके टॉप मैनेजमेंट ने क्या किया कि एक एक्स वाई जेड लिमिटेड है जो कि आईटी कंपनी है और वो क्या करती है, कंसल्टेंट का काम करती है। मैसिव टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, वो चाहते हैं कि जो भी लोग हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ है एबीसी बैंक के, उनके टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाए और ये काम किसको दिया गया, एक्स वाई जेड लिमिटेड को दिया गया। द इंटेंशन वाज शॉर्ट लिव। तो शुरू में जो मैनेजमेंट थे एबीसी लिमिटेड बैंक के, वो बहुत खुश थे, लेकिन वो उनका जो खुशी थी वो थोड़े टाइम के लिए थी। एज द प्रोजेक्ट डिड नॉट प्रोग्रेस वेल, तो जैसा सोचा था उस हिसाब से प्रोजेक्ट काम नहीं किया। द कंसल्टेंट वर नॉट एबल टू डिलीवर द डिजायर्ड रिजल्ट। तो ये जो कंसल्टेंट कंपनी है एक्सवाइजर, जिसको बोला था कि जो है हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करानी है एम्प्लॉयज़ में, तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाए। इवन आफ्टर सेवरल मंथ्स, कई महीने बीत गए फिर भी वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाए। In fact, the consultant were of the view that it may never be possible to implement the project with 100% सक्सेस। यहाँ तक कि कंसल्टेंट वाले ये भी बोल रहे हैं कि हम 100% सक्सेस के साथ ये जो प्रोजेक्ट है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कराना है मासिव मासिव लेवल पे, मतलब सभी लोगों में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं सभी में, तो बोला कि 100% सक्सेस नहीं होगा। एज दे सेम टू बी फेसिंग रेजिस्टेंट। उसका रीज़न क्या बताया उन्होंने, उन्होंने बोला कि जो रेजिस्टेंस है, मतलब जो रुकावटें आ रही है वो कहाँ से आ रही है, फ्रॉम द एम्प्लॉय, कि जो एम्प्लॉयज़ है वो खुद भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं करना चाह रहे। तो एम्प्लॉय एट मल्टी लेवल्स, तो अलग अलग लेवल के, जैसे स्केल वन स्केल टू क्लर्कल, हर पोस्ट के जो एम्प्लॉय है इस चीज़ को, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को लेके क्या कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। द एम्प्लॉय एट ऑल लेवल सीम्स रिलेक्टेंट टू कॉर्पोरेट। तो रिलेक्टेंट होता है अनिच्छा, उनकी इच्छा नहीं है कि वो कॉर्पोरेट करे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए। जैसे आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं, जब तक सीखने वाला जो पर्सन है, जो बंदा, अगर उसको खुद उस चीज़ को सीखने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, तब आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए वो मेहनत वेस्ट होता है। तो सेम इसी एक्सवाइजेड फॉर्म के साथ हो रहा था कि वो जो एबीसी बैंक के लोग हैं, वो जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं थे टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए। देयर फियर ऑफ रोल इरोजन सीम्स पैराबल। तो उनको जो लग रहा था रोल इरोजन, इस तरह की उनको फीलिंग आ रही थी एम्प्लॉय में, इसीलिए वो उनको कॉर्पोरेट नहीं कर रहे थे। तो पहला आपको ये जो पूरा केस स्टडीज में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करानी है एबीसी को, और वो काम दिया एक्स वाई जेड को। और जो एक्स वाई जेड है वो बोल रहे हैं कि हम इस हिसाब से सक्सेस रिजल्ट नहीं दे पा रहे, क्योंकि जो आपके एम्प्लॉय है वही कॉर्पोरेट नहीं कर रहे, वो सीखना नहीं चाह रहे, इसी वजह से ये जो आपका प्रोजेक्ट है वो काम नहीं कर रहा, प्रोग्रेस नहीं कर रहा। तो क्या उसमें रीज़न बताया गया, तो पता लगा कि वो जो एम्प्लॉय है उनमें रोल इरोजन का फियर है, वो डर है, इसी वजह से वो अनिच्छा है, रिलेक्टेंट है कॉर्पोरेट करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन वही है, व्हाट डज रोल इरोजन मीन इन दिस कंटेक्स्ट। तो रोल इरोजन क्या होता है। सो आंसर्स आपके, द फियर दैट एम्प्लॉय दैट ही विल बी सेंड आउट। तो रोल रिजल्ट में उसको लगता है कि एम्प्लॉय की अगर मैं अच्छे से काम नहीं करूंगा, जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो सबसे नहीं करूंगा, तो मुझे बाहर भेज दिया जाएगा, ठीक है, मुझे हटा दिया जाएगा। फियर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर विल रिड्यूस। तो जनरली क्या बोलते हैं कि नॉलेज इज द पावर, मतलब अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास पावर है। इनको वही लग रहा है कि हम आईटी नॉलेज नहीं गेन कर पाए उस हिसाब से, तो हमारी पावर कम हो जाएगी, हमारी जो पोजीशन है, हमारी जो प्रमोशन है वो रुक जाएगी, इस तरह से उनको डर है। या नन ऑफ दिस या ए एंड बी। तो इसका आंसर वही है, ए एंड बी। मतलब रोल रिजल्ट में उनको इसी बात का टेंशन है कि उनको कहीं बाहर भेज दिया जाएगा, जो काम कर रहे हैं बेचे से उनको किसी और काम में लगा दिया जाएगा, पहला टेंशन। दूसरा कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको जो पावर दी गई है वो कम हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बोला, नॉलेज इज द पावर। तो नॉलेज नहीं रहेगा तो उनको लगेगा कि हाँ, उनको ऐसा फील हो रहा है खुद से ही कि रुकावटें आ जाएगी। बैंकों में भी ऐसा होता है, जब पहली बार 2003-2 में जब कंप्यूटर्स लाए गए थे, तो स्टार्टिंग में जो एम्प्लॉयज़ है वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कैसे करेंगे, क्योंकि उन लोगों के लिए कंप्यूटर बहुत नई चीज़ थी। पहले कॉपी पेन किताबों से काम होता था, सभी चीज़ों के नोट्स प्रॉपर मैनुअल एंट्रीज की जाती थी, लेकिन अभी क्या बोला कि सब कुछ कंप्यूटर में होगा। उनको माउस ये सब चीज़ों का इतना डिटेल में आइडिया नहीं है, तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कराई गई और तब जाके चेंज किया गया। तो काफ़ी डिफिकल्टी शुरू में फेस हुई थी, पर बाद में
कॉर्पोरेशन के द्वारा वो सब कंप्लीट हो गया था, सभी ने कॉर्पोरेट किया, समझाया गया, कंसल्टेशन की गई, प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दी गई, ट्रेनिंग में उनको बताया कि क्यों कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है। अगर सोचिए अगर उस टाइम पे कंप्यूटर इतना ज़रूरी है और अगर बैंकों में कंप्यूटर नहीं लगाया जाता तो अभी बैंक बंद हो चुके होते। मैनुअली आजकल कोई कस्टमर अगर आता है, आप मैनुअली उसका डेबिट क्रेडिट वो जो भी एंट्रीज है, लेजर्स है, वो बुक ढूंढने लग गए तो कस्टमर के पास भी इतना टाइम नहीं, वो चला जाएगा, वो अपना अकाउंट बंद करके आपके बैंक से कहीं और किसी और बैंक में जहाँ पे आईटी टेक्नोलॉजी कंप्यूटर हो वहाँ चला जाएगा। तो इसीलिए आज के टाइम पे कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जहाँ पे आईटी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ना अपग्रेड की गई। तो अपग्रेडेशन ज़रूरी है, अगर टाइम के साथ आप अपग्रेड नहीं करोगे, नॉलेज को टेक्नोलॉजी को नहीं इंप्रूव करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, और बहुत कंपटीशन का ज़माना है। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है, वही इसके साथ हुआ। तो उनको टेंशन किसका था, रोल फिर किसका था, रोल इरोजन का, कि उनको कहीं बाहर भेजा जाएगा या फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर कम हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ गया, डी। ए एंड बी दोनों दोनों उनका टेंशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिटिकल इशू इन दिस केस। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या क्रिटिकल इशू है, उनका एटीट्यूड आपको इशू लग रहा है, उनका ट्रेनिंग लग रहा है, या ग्रुप बिहेवियर ड्यू टू सेंस ऑफ अननोन। तो उनको भी मालूम नहीं है, तो एक तरह से उनका जो ग्रुप बिहेवियर है, मतलब वो किस तरह से बिहेव कर रहा है एज अ ग्रुप, नॉन अननोन, मतलब उनको ऐसा लग रहा है, उनको इसके बारे में मालूम नहीं है। तो जनरली जो चीज़ लोगों को मालूम नहीं होती लोग उससे डरते हैं। ठीक है, अपना भी फेयर आ जाता है कि क्या चीज़ है, कुछ मालूम नहीं क्या चीज़ है, तो कुछ ज़्यादा ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि क्या चीज़ है। तो वही यहाँ पे ज़्यादा टेंशन क्रिटिकल इशू यही है कि ग्रुप बिहेवियर ड्यू टू सेंस ऑफ अननोन, वो जानते नहीं है कि एग्जैक्टली क्या ज़रूरी है क्या सही है। तो इसी वजह से उनका जो बिहेवियर है इस तरह से चेंज हो रहा है। तो वही मेन क्रिटिकल इशू है, इसमें आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कुड दिस सिचुएशन हैव बीन मैनेज बेटर। तो अब ये तो हमने देख लिया, अब इसका क्या सॉल्यूशन है, इस सिचुएशंस को कैसे हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो पहला है बाय इशूइंग प्रोजेक्ट डिटेल्स एंड टाइम फ्रेम मेंशनिंग पनिशमेंट इन केस ऑफ डिले। तो अगर आप उनको बोलोगे कि टाइम दे दिया जाए कि इतना टाइम तक आपको ये सीखना है और अगर आप नहीं सीखोगे तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी, क्या ये सही तरीका मैनेजमेंट का। दूसरा, बाय रोपिंग इन एचआर प्रोफेशनल्स टू एक्ट एज कोऑर्डिनेटर। तो जो एचआर है वो कोऑर्डिनेटर का काम करे। ठीक है, कोऑर्डिनेटर मतलब जो इम्प्लॉयज है उसके बीच में, और वो जो ट्रेनिंग देने के लिए बाहर से आईटी वाले आए एक्स वाई जेड, उनके बीच में कोऑर्डिनेट कराए कौन, एचआर। दूसरा तरीका। तीसरा है बाय रिकॉग्नाइजिंग दैट एनी चेंज ब्रिंग इट्स ओन रिएक्शंस एंड कोऑप्टिंग द मैनेजर्स इवन बिफोर द कंसल्टेंट मूव्ड इन। तो इस चीज को रिकॉग्नाइज करना कि कुछ भी जो चेंज है, कोई भी नई चीज होगी तो कुछ ना कुछ रिएक्शंस होगा, तो उस हिसाब से जो मैनेजर्स है उनको कॉप्ट करना है। और इवन बिफोर द कंसल्टेंट मूव ऑन, मतलब जब कंसल्टेंट वो जो कंपनी वाले हैं जो सिखाने वाले कौन थे, एक्सवाइजेड थे ना, यस। तो एक्सवाइजेड के आने से पहले ही आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ भी चेंज होगा तो रिएक्शंस आएंगे उस हिसाब से, तो आपको उस हिसाब से कॉप्ट करना है मैनेजर्स को, एचआर मैनेजर्स को। इससे पहले वो जो कंसल्टेंट वाले हैं एक्सवाइजेड कंपनी जो है वो आए, उससे पहले ही आपको कॉप्ट करना है अपने एम्प्लॉयज को, पहले से उनके माइंड सेट को बनाना है कि हाँ इस तरीके का ट्रेनिंग होने वाला है, आप इस इसके लिए रेडी रहिए। तो अचानक से वो एक तरह से उनको झटका या अचानक से शॉक नहीं लगेगा और उस तरह से वो बिहेव नहीं शो करेंगे। ठीक है, तो इससे बचने का यही तरीका है। पहले इसने बोला कि पनिशमेंट देना, तो ये किसी काम का सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप किसी को कोई पनिशमेंट दे रहे हो एम्प्लॉय को, तो आप सोच रहे हो कि फिर काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो पहला तो वैसे ही रूल आउट हो गया, फर्स्ट आंसर है इनकरेक्ट। दूसरा बोला है कि एचआर प्रोफेशनल्स को जो है, मतलब एचआर मैनेजर्स वो सब, उनको कोऑर्डिनेटर का काम करना, ये बिल्कुल सही बात है कि डायरेक्ट आप एम्प्लॉयज को एक्स वाई जेड वो जो एक्सटर्नल एजेंसी से उनको डायरेक्ट आप बात करा लो, बेटर है कि एचआर बीच में दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करे। तो ये बी वाला तरीका सही है, सी। इस बात को रिकॉग्नाइज करना कि कुछ भी चीज़ बदलती है, चेंज होती है, तो उसके उसी हिसाब से रिएक्शंस आते हैं। तो उसी हिसाब से अपने मैनेजर्स को पहले से कॉप्ट करना, और बताए लोगों को, पहले से समझा के रखे एम्प्लॉयज़ को कि ऐसा चेंज आने वाला है, इससे पहले कि जो कंसल्टेंट वाले हैं एक्सवाइजर, उनके आने से पहले वो पूरा समझाया ताकि उनका माइंड सेट इस हिसाब से हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी, ये दोनों ही आंसर इसके सही हो जाएंगे। तो डी हमारा इसका आ गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द एम्प्लॉय शुड डील विद द बैंक शुड डील विद एम्प्लॉय रेजिस्टेंस बाय। तो बैंक अपने जो उनके जो खुद के एम्प्लॉय हैं वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी नहीं सीखना चाह रहे, तो बैंक कैसे उनके साथ डील करेगा, बैंकों को क्या करना चाहिए। पहला है कोऑप्टिंग द एम्प्लॉयज, मतलब उनको कोऑप्ट करना, उनको समझाना है। कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिकली अबाउट द पोटेंशियल बेनिफिट, कि क्या उनको बेनिफिट्स हो सकते हैं, पोटेंशियल मतलब फ्यूचर के, क्या आपको लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग क्या, जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में आप सिखाओगे कि कंप्यूटर ये सब चीज़ें आपको आप सीख जाएंगे, आप अच्छे से काम को समझ जाएंगे, तो उस तरह से आप उनको कम्युनिकेट करोगे। ठीक है, सो कम्युनिकेटिंग स्ट्रेटेजिकली अबाउट द पोटेंशियल बेनिफिट, जो भी आपको बेनिफिट्स होने वाले हैं उसके बारे में आप अपने एम्प्लॉय को कम्युनिकेट कीजिए, उनको बताइए कम्युनिकेशन के थ्रू। नेक्स्ट है कंडक्टिंग साइमल्टेनियसली ट्रेनिंग टू फैमिलाइज द स्टाफ विद द न्यू सॉफ्टवेयर। साथ साथ उनका ट्रेनिंग भी कंडक्ट कराइए, जो भी नया सॉफ्टवेयर है जो आपके स्टाफ जिसको नहीं समझ पा रहे,
जो भी नहीं समझ पा रहा उनको भी आइडिया लग जाए कि क्या ये नई चीज़ है, क्या नया हमारा सॉफ्टवेयर है, तो उनको प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग आपको करानी होगी। तो ये सारा जो आंसर है डी की ऑल ऑफ द अबव, तो सब ये सभी कुछ करना पड़ेगा कि उनके साथ कोऑप्ट करना है और उनको कम्युनिकेट कराना है कि आपको बेनिफिट्स होंगे ट्रेनिंग के, और साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी करानी पड़ेगी कि जो नया सॉफ्टवेयर है, ताकि स्टाफ उसके साथ फैमिलराइज हो सके, समझ सके कि एग्जैक्टली ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग भी करानी पड़ेगी। तो आंसर हो गया डी, ये सारी बातें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर गांगुली इज अ ब्रिलियंट मैनेजर इन एबीसी बैंक। तो एबीसी बैंक के बहुत अच्छे ब्रिलियंट मैनेजर है कौन? मिस्टर गांगुली। ही इज वन ऑफ द फ्यू पर्सन पिक्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ये कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट के द्वारा सेलेक्ट किए गए। ही इज़ वेरी मोर इजी गोइंग, मतलब बहुत आसानी से चीज़ों को लेते हैं। रिलैक्स अबाउट टाइम प्रेशर। टाइम का जनरली आप बैंक में रहते हो तो आपको लगता है इतना थोड़ा टाइम बचा, इतना सारा काम करना है, बट ये बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है टाइम का, क्योंकि ये मैनेज करना जानते हैं कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, काम को कैसे मैनेज करना है इतने टाइम में। लेस कॉम्पिटिटिव एंड मोर फिलोसफिकल इन नेचर्स। तो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होकर नहीं सोचते और ज़्यादा फिलोसफिकल होके इनका बिहेवियर है। तो किस तरीके का पर्सनल है, किस टाइप की पर्सनैलिटी है, ये जो क्वेश्चन आपका है, जो मिस्टर गांगुली वाला क्वेश्चन, और ऐसी एक और शायद आपका नेक्स्ट स्लाइड में एक क्वेश्चन होगा इसी टाइप का, मतलब टाइप ए टाइप बी। ये दो क्वेश्चन मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए रखे हैं क्योंकि टाइप ए और टाइप बी में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये टाइप ए पर्सनालिटी कौन सी होती है और बी पर्सनालिटी कौन सी होती है। आप भी ब्रांच में बैंकों में काम करते हैं तो आपको अपने साथ के जो आपके कलीग्स आप खुद इससे पहचान सकते हैं कि कौन टाइप ए पर्सनालिटी वाला है, कौन टाइप बी पर्सनालिटी वाला है। ठीक है, तो टाइप बी पर्सनालिटी पर्सन एकदम रिलैक्स रहता है, कोई भी उसको टेंशन हो वो आसानी से उसको हैंडल करना जानता है, क्योंकि वर्क प्रेशर तो हर सीट में बैंकों में रहता ही है। कुछ आपको टेबल से पता लग जाएगा, कुछ लोगों का टेबल आप देखेंगे एकदम क्लीन रहेगा, क्लीन इन द सेंस कि कंप्यूटर रहेगा, उनका वाटर बॉटल, दो चार पेपर्स जो काम के हैं उन्होंने सामने रखे होंगे, जो वो अभी कर रहे हैं डे में करेंगे, जो काम के नहीं है उसको ड्रॉर में अंदर ऐसे डाल के रखते हैं, तो एकदम साफ उनका टेबल आपको मिलेगा। ठीक है, वो हो गए टाइप बी पर्सनैलिटी। कुछ आपके कलीग्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनका काम वो उतना ही करते हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और ऐसा नहीं कि बहुत सारे पेपर्स उनके टेबल में बिखरे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो मतलब टाइप ए पर्सनालिटी के लोग कौन होते हैं कि वो मैनेज करना नहीं जानते, टाइम को और अपने काम को नहीं मैनेज करते। इसकी वजह से क्या होता है कि वो मैनेज नहीं कर पा रहे, इसलिए उनको काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से उनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा दूसरों के लिए एरोगेंट, इस तरह का बिहेवियर अपने जो कलीग्स हैं, अपने साथ के लोग या उनसे जो जूनियर्स हैं उनके सब काफ़ी एरोगेंट इस टाइप का बिहेवियर शो करने लगते हैं, तो वो टाइप ए होते हैं। टाइप बी कुल मिला के अगर हम पूछे कि टाइप ए बेटर है टाइप बी, अगर कोई हमसे पूछे कि आपको कौन सी पर्सनैलिटी बननी है, तो हमें टाइप बी पर्सनैलिटी बननी है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं और चीज़ों को ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे। ठीक है, और टाइप बी पर्सनैलिटी को ये जो हाई बीपी इस तरह का इशू नहीं होगा। टाइप ए जो हर बात पे बहुत छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेते हैं, छोटी बात पे बहुत एरोगेंट गुस्सा करते हैं, तो उनको बीपी की इश्यूज फ्यूचर में हो सकती है। ठीक है, मिस्टर गांगुली का कौन सा पर्सनैलिटी है कि आप टाइम को आसानी से मैनेज करते हैं, इजी गोइंग है, तो ये है टाइप बी पर्सनैलिटी। तो टाइप बी पर्सनैलिटी इज बेटर। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है, बी, बी का पहला लेटर बेटर आ गया ना, तो बी से यानी कि बेटर है, ये ए वाले से बी पर्सनैलिटी बेटर है, तो इसीलिए बी बेटर है। तो जिसमें अच्छी बातें लिखी होंगी कि टेंशन नहीं लेते, रिलैक्स रहते हैं, सो वो बी होगा। बी को मैंने याद रखने के लिए जस्ट एक कीवर्ड बताया, बी को आप बेटर करके याद रखें कि वो बेटर है, ए के कंपेरिजन में बी बेटर है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, बी पर्सनैलिटी, आप उसको बेटर करके ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है द कैबिन ऑफ बैंक मैनेजर गिव्स एन अनटाइडी लुक एंड मेसी अपीयरेंस। तो बहुत ही गंदा और मेसी अपीयरेंस आपको लगता है जैसे आप ब्रांच मैनेजर कैबिन में एंटर करते हैं। कोई भी आप मान लीजिए आधा घंटा पहले कागज कुछ रखे गए उनको साइन के लिए, उनके वहाँ इतने सारे पेपर्स थे कि आप आधा घंटे बाद पता करने गए कि सर साइन हो गए, पता लगा वो पेपर ही कहीं मिस हो गया, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स, अब आपको उन सारे पेपर्स में से अपने वाले पेपर को ढूंढना है, उसमें आपका एक घंटा वेस्ट हो जाएगा। इस तरीके की अगर आपको फीलिंग आती है तो वो कौन सी पर्सनैलिटी है, वो आपकी टाइप ए पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ब्रांच मैनेजर का जो सीट है वो अनटाइडी लुक आ रहा है, बहुत ही मेसी अपीयरेंस आ रहा है, और उसके टेबल में चारों तरफ पेपर्स ही पेपर्स हैं, और अगर हम आधा घंटा पहले कोई पेपर साइन के लिए रखे गए तो वो पेपर्स हमें शायद मिले, शायद ना भी मिले। ठीक है, वो कौन सा बिहेवियर है, वो है टाइप ए। और मैंने याद रखने के लिए आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था ना, टाइप बी इज बेटर, बी को बेटर किससे याद रखेंगे, ए के कंपैरिजन में बी बेटर है। तो अच्छी अच्छी बातें लिखी होगी तो आप बोल लीजिए टाइप बी, और कुछ ऐसा लिखा होगा कि फुल ऑफ पेपर्स, मैसी अपीयरेंस, तो ये अच्छी बात नहीं है, तो ये टाइप ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी बिलीव दैट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज मोर अ रिजल्ट ऑफ सोशल वेरिएबल्स देन बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो पर्सनैलिटी के लेके अलग अलग थ्योरी दी गई है, लोगों का कैसा बिहेवियर होता है। ठीक है, तो उसमें बोला कि आप जो भी पर्सनैलिटी है, अभी आपकी कौन सी पर्सनैलिटी है, कौन सी पर्सनैलिटी आपकी डेवलप हुई है, आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है इज मोर ए रिजल्ट ऑफ सोशल वेरिएबल। सोशल वेरिएबल मतलब हमारे आस पास का जो इन्वायरमेंट है,
जो वातावरण है, हमारे आसपास के जो लोग हैं, उनका हम पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एज़ कम्पेयर टू बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल मतलब हमारे जीन्स कैसे हैं, हमारे पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा है। तो बोल रहा है कि हमारे जो जेनेटिक बिहेवियर है उसके कंपैरिजन में जो सोशल बिहेवियर है वो ज़्यादा हमारी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करता है। इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। नाम से ही लग रहा है सोशल लर्निंग मतलब हम एज ए इंडिविजुअल जो भी हम है, जैसा भी हमारा बिहेवियर है, जैसी भी हमारी पर्सनैलिटी है, हम ऐसा कैसे बने? हम इसलिए बने क्योंकि सोशली हमारे आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा था। जैसा आप मान लीजिए बच्चा है, वो देख रहा है कि उसके आसपास के जो बाकी के जो इन्वायरमेंट है वो बहुत खराब है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग झूठ बोलते हैं, तो बच्चा क्या सीखेगा? वो झूठ बोलना सीखेगा। कोई बच्चा, उसके पेरेंट्स उसको अच्छी बातें सिखा रहे हैं कि हमेशा सच बोलिए, इस तरह से रहिए, तो वो बच्चा सच बोलेगा। तो बहुत ज़्यादा इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सनैलिटी है, तो पूरा का पूरा वो सिर्फ सोशल फैक्टर ही होता है। और कोई ये मानते हैं कि नहीं, सोशल फैक्टर कैसा भी, अगर पर्सन खुद अच्छा है, खुद का जेनेटिक अच्छा है, तो उस केस में वो अच्छा ही होगा, चाहे उसको आप कैसे भी इन्वायरमेंट में रख दीजिए, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें काम करती है। किसी को भी आप 100% नहीं बोल सकते कि 100% उसको सोशली इन्वायरमेंट का ही फर्क पड़ता है कि वो ऐसी पर्सनैलिटी, उनका ऐसा बिहेवियर है। मतलब कुछ चीज़ें जेनेटिक भी होती है, कुछ हमारे इन्वायरमेंट के लिए, दोनों मिक्स होती है। तो दोनों थ्योरी को अलग अलग करके बताया। वो जो सोशल लर्निंग थ्योरी, इसमें बस ये बोला कि जो भी पर्सन का पर्सनैलिटी है वो सिर्फ उसके आसपास के सोशल वेरिएबल्स है, उसके आसपास का इन्वायरमेंट, स्कूल, फ्रेंड्स, कॉलेज, आसपास का उसके पड़ोसी, मोहल्ले के लोग, मोहल्ले के बच्चे, उन सब से उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो वो थ्योरी कौन सी है? वो है सोशल लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, जोहरी विंडो। जोहरी विंडो क्या है? और ये मैंने आपके लिए स्पेशली यहाँ पे विंडो वाला सॉल्यूशन में मैंने आपको यहाँ पे विंडो यहाँ पे बना के दिखाया है। रीजन इसका यही है क्योंकि ये जोहरी विंडो में से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हर बार आपका ये क्वेश्चन आता है। 2 नंबर का तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो ये आपको एज इट इज, ये आपको ये जो टेबल है, ये आपको एज इट इज याद करके जाना है। जोहरी विंडो में से बहुत पूछ लेते हैं क्वेश्चन, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जोहरी विंडो क्या होती है? ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ये ऐसे देख के लग रहा है इसके डिजाइन को कि ये कोई खिड़की है, कोई विंडो है, ठीक है, इसलिए इसका नाम ऐसे विंडो रख दिया। जौहरी मतलब सेल्फ अवेयरनेस। जौहरी विंडो मतलब हमें खुद के बारे में बताती है कि आप खुद को बारे में, खुद को कैसे जानते हैं, सेल्फ अवेयरनेस कैसे, आपकी कितनी सेल्फ अवेयरनेस है। तो कौन हमें बताएगा? जौहरी विंडो से हमें पता लगेगा कि हमारी सेल्फ अवेयरनेस कैसी है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है? इसमें ऐसे बनता है कि नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू अदर्स, मतलब खुद को तो हम जानते हैं पर दूसरों को नहीं जानते। तो वो कौन सा फेज है? तो वो हमारा क्लोज्ड आ जाएगा। तो आंसर में रहेगा क्लोज्ड एरिना, यानी कि ओपन, ब्लाइंड या डार्क, तो आंसर हो जाएगा क्लोज। ऐसे 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि नॉट नोन टू सेल्फ, नॉन टू अदर्स, मतलब खुद को तो हम नहीं जानते लेकिन दूसरों को जानते हैं, तो वो जगह ब्लाइंड। ऐसे एक हो सकता है कि नॉट नोन टू अदर्स, नॉट नोन टू सेल्फ, तो उसका क्या हो जाएगा? डार्क। तो आपको देखना कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसे नॉन टू अदर्स मतलब दूसरों को जानते हैं, नॉन टू सेल्फ खुद को भी जानते हैं, तो ये आ जाएगा एरिना या ओपन। इस तरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसमें ये जो आपकी टर्म्स है, एक आपका ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक आपकी वर्टिकल लाइन है, तो एक पॉइंट यहाँ से बोल देंगे, एक पॉइंट यहाँ से बोल देंगे, तो उसको मिला के जहाँ भी वो इंटरसेक्ट कर रहा है वैसे करके बताना है, ठीक है। तो जॉहरी विंडो सिर्फ इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि नॉन टू सेल्फ, इस डायग्राम को आप ऐसे याद कर लीजिए। ये सेल्फ के बारे में बात करेगा, जो सीधी लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये सेल्फ के बारे में बात करेगा, और ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है ये अदर्स के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो पहला जो होगा वो होगा नॉन, और दूसरा होगा नॉट नॉन। मतलब पहले बोलेंगे हम यस जानते हैं, दूसरे में बोलेंगे नॉट नॉन नहीं जानते। तो नॉन टू सेल्फ, नॉट नॉन टू सेल्फ, नॉन टू अदर्स, नॉट नॉन टू अदर्स। तो ये मैंने बस आपको विंडो को याद करने का तरीका बताया, क्योंकि अगर आप विंडो को याद कर लेंगे तो आप आसानी से जो 2 नंबर के क्वेश्चन है उसको आप आसानी से दे सकते हो, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। अभी आपका जो दिसंबर नवंबर में जो एग्जाम हुआ था, मार्च में जो आपका एग्जाम हुआ था, दिसंबर सॉरी मार्च में या फरवरी में, तब इसी टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा था। मार्च में हुआ था आपका ये एग्जाम एबीएम का, 2022 में। इसी टाइप का क्वेश्चन था 2 नंबर का, ठीक है। तो पूछते हैं जो विंडो में से हमेशा पूछते हैं। इस विंडो को आप अभी याद कर लीजिए कि इसमें क्या क्या है। नॉन टू सेल्फ, नॉट नॉन टू सेल्फ, नॉन टू अदर्स, नॉट नॉन टू अदर्स। तो नॉन टू सेल्फ वाले में आ जाएगा एरिना, मतलब हम खुद को अगर जानते हैं और दूसरों को भी हम जानते हैं, मतलब हम अपने बारे में जानते हैं कि हम कैसे। नॉन टू अदर्स हम दूसरों को भी जानते हैं कि वो कैसे, तो हो जाएगा एरिना, यानी कि ओपन। ओपन मतलब हमें सब कुछ दिख रहा है, हम खुद को भी देख सकते हैं। जैसे आप ओपन में है, बाहर है, तो आप खुद को भी देख सकते हैं, और आपके सामने कोई बाहर दूसरा पर्सन है उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा एरिना, यानी कि ओपन। तो एरिना का समझ गए। ऐसे ही ब्लाइंड, ब्लाइंड किसको बोलेंगे? नॉन टू अदर्स, दूसरों को तो हम जानते हैं, नॉट नॉन टू सेल्फ, बट खुद को नहीं जानते। आप खुद को नहीं जानते तो आप ब्लाइंड हैं, ठीक है। इसमें आप सोचेंगे ब्लाइंड वाली कंडीशन कि आपको खुद के बारे में नहीं मालूम तो आप ब्लाइंड है। नॉन टू अदर्स मतलब दूसरों को तो आप जानते हैं लेकिन खुद को नहीं जानते, तो ये ब्लाइंड वाली सिचुएशन हो जाएगी।
तीसरा है नॉन टू सेल्फ, खुद को तो हम जानते हैं, नॉट नॉन टू अदर्स, दूसरों को नहीं जानते। तो ये कब होता है? क्लोज, जब आप अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं मान लीजिए, तो आप खुद को तो देख सकते हैं क्योंकि आप घर के अंदर है, लेकिन बाहर के लोगों को आप नहीं देख सकते क्योंकि आपने घर का दरवाजा क्लोज कर लिया, बंद कर लिया। तो इसी केस में ऐसा होता है कि नॉन टू सेल्फ, तो उस केस में खुद को तो जानते हैं बट बाहर कौन है कि आपके घर के बाहर कौन खड़ा आपको नहीं मालूम ना, तो इसीलिए आ जाएगा नॉट नॉन टू अदर्स बट नॉन टू सेल्फ, तो ये क्लोज्ड आ जाएगा। ये लाइन से आप याद कीजिए, ए से एरिना, बी से आपका ब्लाइंड, सी से क्लोज और डी से आपका डार्क, ठीक है, लाइन से ए बी सी डी। और यहाँ पे जो सीधी लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है, इसको हम सेल्फ बोलेंगे, पहले वाला आएगा नॉन, दूसरा आएगा नॉट नॉन, और जो वर्टिकल लाइन है पहले वाला आएगा नॉन और नॉट नॉन, और ये दोनों अदर्स की लाइन है। तो एरिना का समझ में आ गया, ब्लाइंड का समझ में आ गया। क्लोज, क्लोज मतलब जब हम गेट को क्लोज कर देते हैं तो हम खुद को तो हम देख सकते हैं, मतलब हम घर के अंदर है तो हम खुद को देख सकते हैं, अगर हम आईना भी देखते हैं तो खुद को हम देख सकते हैं, बट हम बाहर क्योंकि दरवाजा बंद हो गया है, गेट क्लोज हो गया, तो हम बाहर नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसी आ जाएगा नॉट नॉन टू अदर्स। ये बस मैंने आपको ट्रिक्स बताई जैसे आपको ये याद रहे कि कब नॉन टू सेल्फ कब नॉन टू। एक डार्क, डार्क मतलब अंधेरे कमरे में आप है और कोई और कई सारे लोग हैं, आपको नहीं पता लगेगा, आप खुद को भी नहीं देख सकते और ना ही आप किसी और को देख सकते। तो जब डार्क वाली सिचुएशन होती है तो नॉट नॉन टू सेल्फ मतलब खुद को भी नहीं देख सकते, खुद को भी नहीं जानते, नॉट नॉन टू अदर्स दूसरों को भी नहीं जानते, तो उसको क्या बोलते हैं? डार्क। डार्क को याद रखने के लिए एक अंधेरे कमरे का एग्जांपल लीजिए, अंधेरा कमरा और कई सारे लोग हैं, ना आप खुद को देख सकते हैं ना आप किसी और को देख सकते हैं, तो आपके लिए डार्क वाली सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका इसी सबसे बनता है और मैंने ट्रिक्स भी आपको याद कराई कैसे आपको याद रख के जाना है। ए से एरिना, बी से ब्लाइंड, सी से क्लोज, डी से डार्क। सीधी जो लाइन है उसमें सेल्फ के ऊपर होगा और ये जो वर्टिकल लाइन है वो अदर्स के ऊपर होगा। पहले वाला पॉइंट नॉन है, दूसरा वाला नॉट नॉन है। यहाँ पे पहले वाला पॉइंट नॉन है, दूसरा वाला नॉट नॉन है। पहला अरीना, अरीना मतलब हम खुद को भी जानते हैं। ओपन, ओपन मतलब आप गेट के बाहर खुले में खड़े हैं तो आप खुद को भी देख सकते हैं, बाहर के लोगों को भी देख सकते हो, तो इसलिए खुद को भी जानते हैं और नॉन टू अदर्स भी। ऐसे डार्क, डार्क मतलब अंधेरे कमरे में आप है, अंधेरे कमरे में तो ना आप खुद को देख सकते हो ना किसी और को देख सकते हो, तो इसलिए नॉट नॉन टू सेल्फ और नॉट नॉन टू अदर्स। ऐसे क्लोज, क्लोज मतलब घर का दरवाजा आपने बंद कर लिया तो खुद को तो आप देख सकते हैं अपने घर के अंदर, आपके घर के अंदर आईना है तो खुद को देख सकते हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो गया तो बाहर के लोगों को नहीं देख सकते, तो इसलिए आ जाएगा क्लोज। ब्लाइंड बच गया मतलब नॉट नॉन टू सेल्फ, खुद को तो नहीं जानते, नॉन टू अदर्स पर दूसरों को हम जानते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा? ब्लाइंड आ जाएगा। तो यही हमारा जौहरी विंडो है। ये जो आपको डिजाइन लग रहा है ऐसा लग रहा है कोई विंडो है क्योंकि खिड़की का डिजाइन है, इसलिए इसका नाम जौहरी विंडो करके रख दिया। और ये सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बताता है कि हम खुद को कितना जानते हैं, बाकियों को हम कितना जानते हैं। ठीक है, ये विंडो आपको याद करके जानी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मॉड्यूल सी का, हमेशा इसमें से पूछते हैं, हर बार ये 2 नंबर का तो क्वेश्चन रहता ही है, 100% ये हमेशा क्वेश्चन रहता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका स्लाइड है ये वाला, अच्छे से इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे जॉब एनालिसिस टेक्निक इन्वॉल्व। तो जॉब एनालिसिस में जनरली होता क्या है? तो पहला है जॉब डिस्क्रिप्शंस, फिर है फिर दूसरा है जॉब स्पेसिफिकेशन और तीसरा है जॉब इवेल्यूशन। तो वन बाय वन इसका देख लेते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन में हम डिस्क्राइब करते हैं कि क्या आपका काम होगा। जैसे मान लीजिए आप अगर किसी सेल्समैन की जॉब के लिए जाते हैं, ठीक है, कोई दुकान है जहाँ पे सेल्समैन की जरूरत है, तो वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन आपको जो दुकान वाला बोलेगा कि तुम्हें कपड़े ऐसे दिखाने हैं, यहाँ पे ये कपड़े हैं, इस तरह से तुम्हें उनको बताना है, इसका ये प्राइस है, ऐसे करके तुम बताते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब क्या आपको काम करना है। दूसरा आता है जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन होता है कि उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जनरली कुछ एग्जाम होते हैं जैसे एंट्रेंस एग्जाम, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो उसमें बोलते हैं कि ग्रेजुएट चाहिए मिनिमम, इंग्लिश आपका आना चाहिए। तो जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन आना चाहिए। कुछ टाइपिंग वाले जॉब होते हैं जहाँ बोलते हैं कि 1 मिनट में आपको 25 या 30 लेटर्स टाइप करने होते हैं, तो वो उसकी होगी जॉब स्पेसिफिकेशन। मतलब कुछ लोग बोलेंगे कंप्यूटर कोर्स मैंडेटरी है, अगर कुछ टीचिंग के लिए बोलेंगे तो टीचिंग के लिए ये वाला कोर्स मैंडेटरी है, तो वो आ जाएगी आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन। मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन बताता है कि हम क्या काम करेंगे, जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है कि हमारे को उस काम के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे बीटेक चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए, 12th या 10th क्या स्टैंडर्ड चाहिए, तो वो कौन बताता है? वो बताता है जॉब स्पेसिफिकेशन। तीसरा है जॉब इवेल्यूशन, जॉब इवेल्यूशन मतलब जॉब्स को कंपेयर करने में काम आता है। स्केल 1 की जॉब है तो ये काम रहेगा, स्केल 2 की जॉब है तो ये रहेगा, क्लर्कल की जॉब है वो काउंटर में ये काम रहेगा। तो जॉब इवेल्यूशन मतलब कंपेयर करता है जॉब का, और कंपैरिजन के हिसाब से फिर उनका सैलरी वो सब चीज़ें डिसाइड होती है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में हमें क्या काम करना है, जॉब स्पेसिफिकेशन में उस काम को करने के लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, जैसे बीटेक, बीए, ग्रेजुएट, कंप्यूटर कोर्स है और भी कोई डिप्लोमा, तो वो आ जाएगा जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब इवेल्यूशन ये कंपेयर करने के काम आता है। स्केल 1 वाले का जॉब अलग है, काम अलग है, स्केल 2 का अलग है, ब्रांच मैनेजर का अलग काम है, क्लर्क का अलग काम है, तो सबका काम अलग अलग है। तो कंपेयर करने के लिए काम आता है कौन? जॉब इवेल्यूशन, मतलब कंपेयर करना अलग अलग रैंक की जॉब के काम को, वही होता है जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस का आंसर होगा ऑल ऑफ द। तो जॉब एनालिसिस के लिए हमें जॉब का डिस्क्रिप्शन जाना जरूरी है कि क्या क्या काम होगा, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या क्या क्वालिफिकेशन, जॉब इवेल्यूशन की काम को कैसे कंपेयर किया जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। ये भी पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द लैंडिंग अरेंजमेंट इज कॉल्ड कंसोर्टियम। कंसोर्टियम सिंडिकेशन इन सब में होता क्या है कि मान लीजिए कोई कस्टमर आके बोल रहा है कि मुझे 1,000 करोड़ का लोन चाहिए। अब बैंक, हर बैंकों का अपना अपना रूल होता है कि मैक्सिमम इतने तक का लोन एक कस्टमर को देंगे, क्योंकि अगर ज्यादा पैसा एक कस्टमर को दे दिया और वो कस्टमर डिफॉल्ट हो गया तो पूरा पैसा डूब जाता है। तो उसी केस में बैंक अपना लिमिट बनाता है कि हम कितना भी अच्छा हाई फाई कस्टमर, कैसी भी रैंक वाला कस्टमर, हम उसको मैक्सिमम 100 करोड़ का या 1,000 करोड़ का लोन देंगे, उससे ज्यादा का नहीं देंगे। बैंक अपने सबसे लिमिट बनाता है। मान लीजिए किसी बैंक ने लिमिट बना ली कि हम मैक्सिमम 100 करोड़ का लोन देंगे एक कस्टमर को। एक कस्टमर आके बोलता है कि मुझे 100 नहीं, मुझे 500 करोड़ चाहिए। तो उसके से बैंक क्या करेगा? अपने कस्टमर को नाराज नहीं कर सकता, वीआईपी कस्टमर है। तो बैंक अपने साथ तीन चार बैंक, अलग अलग बैंकों को मिला लेता है। जैसे ए बैंक है, वो बोलेगा बी सी डी बैंक को कि ये कस्टमर 500 करोड़ रुपए मांग रहा है और हमारे हिसाब से हम सिर्फ मैक्सिमम 100 करोड़ का ही लिमिट हमने रखा है एक बार को। तो आप लोग भी है इसको पैसा दे दीजिए, हम सब लोग मिलकर उसको 500 करोड़ का अरेंज करके देते हैं। वही होता है कंसोर्टियम। व्हेन टू और मोर बैंक गेट इनटू फॉर्मल अरेंजमेंट, वो क्या करेंगे? प्रॉपर एक अरेंजमेंट, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ बोरोवर। बोरोवर की वर्किंग कैपिटल जैसी भी उसकी लोन की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए जब तीन चार बैंक मिलके एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, उसी को बोलते हैं कंसोर्टियम। ठीक है, कंसोर्टियम में क्या है? और रीजन उसका मैंने आपको बताया कि कंसोर्टियम की क्या जरूरत है, अकेले बैंक ने क्यों नहीं उसको 500 करोड़ दे दिया। रीजन ये है, बैंकों को अपना रिस्क भी मैनेज करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी कस्टमर बहुत ही वीआईपी कस्टमर है और वो नहीं कभी डूब सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बड़े बड़ी जो कंपनीज है वो भी लोग बिल्कुल उनकी कंडीशन भी बहुत ही बैंकरप्ट हो जाती है। तो ऐसा आप नहीं बोल सकते किसी के लिए कि अभी टाइम अच्छा चल रहा है तो हमेशा ऐसे ही चलेगा। इसीलिए आपको लिमिट रखना होता है। लिमिट का रीजन ये है कि सारा पैसा डूबने से अच्छा कि कुछ तो डूबे, कुछ तो बचे। तो इसलिए आप लोग लिमिट लगाते हैं। तो उसी लिमिट के तहत पूरा पैसा तो नहीं दे सकते, पर दो चार बैंक मिलकर दे सकते हैं। तो वही होता है हमारा कंसोर्टियम। नेक्स्ट है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इज अ बायलेटरल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में क्या है? एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें क्या है? जो रिस्क सेलर है, रिस्क सेलर मतलब जो अपना रिस्क सेल कर रहा है, मतलब आपको कोई रिस्क है तो मैं अपना रिस्क आपको सेल कर रही हूँ, बदले में आप मेरा रिस्क लेंगे तो बदले में मैं आपको कुछ प्रीमियम पे करूंगा। जैसे लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में जनरली होता क्या है? वो हमसे हमारा रिस्क परचेज करते हैं, बदले में हम उनको प्रीमियम देते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में किसी का डेथ हो गया और घर का मान लीजिए हाउसिंग लोन चल रहा था, तो उसके इसमें क्या है कि हाउसिंग लोन का जो पैसा है, जो आपका रिस्क है, आपने हर महीने अपना लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, तो वो घर का पैसा, ये जो आपकी लाइफ का जो भी आपने जो भी आपको पे करना है, जिसको आपने प्रीमियम पे किया, वो आपके उस कमिटमेंट को पूरा करेगा। तो वो ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। क्रेडिट डिफॉल्ट का मतलब आपका जो बोरोवर है ईएमआई डिफॉल्ट करता है, उसको जो पेमेंट करनी है वो डिफॉल्ट करता है, तो उसके लिए आप एग्रीमेंट कर लेते हैं। इसमें एक होगा रिस्क बायर, एक होगा रिस्क सेलर। जैसे कोई सामान खरीदते हैं बेचते हैं, तो वैसे रिस्क को भी खरीदा और बेचा जाता है। कोई सामान खरीदते तो उसके लिए कीमत लगती है, तो यहाँ रिस्क को खरीदने और बेचने के लिए भी कीमत पे करनी पड़ती है, जिसको प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें जो रिस्क सेलर है, मतलब जो रिस्क को अपना सेल कर रहा है, तो कोई भी उसका रिस्क ऐसे नहीं खरीद सकता, उसको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे आप और हम हैं, हम लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस देते हैं, तो हम कौन है? हम है रिस्क सेलर। रिस्क बायर कौन है? इंश्योरेंस कंपनी रिस्क बायर है। बदले में वो में हमें क्या पे करना पड़ता है? प्रीमियम। सेम चीज यहाँ हो रही है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें रिस्क सेलर पेज ऑफ प्रीमियम, वो प्रीमियम पे करता है किसको? टू द बायर। बायर को प्रीमियम पे करता है किसके लिए? फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रेडिट डिफॉल्ट। कुछ भी डिफॉल्ट हुआ, क्रेडिट डिफॉल्ट, उसके लिए प्रोटेक्शन देता है कौन? रिस्क सेलर। किसको? रिस्क बायर को प्रोटेक्शन देता है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? बी। प्रीमियम पे करता है और किसके बदले में? प्रोटेक्शन देता है उसको, किसके बदले में? क्रेडिट डिफॉल्ट के बदले में। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए, इसके साथ आपका ये वाला पार्ट वन कंप्लीट हो गया। इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, और इसी के कुछ और क्वेश्चन है जिसके लिए मैं आपके लिए अगला एक और पार्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी एग्जाम से पहले। इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये वाला स्लाइड है, जोहरी विंडो वाला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अच्छा आपका केस स्टडी मैंने आपको बताया कि इसमें जनरली क्या क्या चीज़ें होती है, इनको एक बार आप देख लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।